हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 दोस्तों हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो चैप्टर 9 की यदि हम बात करें तो देखिए, यदि हम एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में एक्चुअल में ये चैप्टर हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन देखिए हमारे चैनल में सभी जगह के या हम कह सकते हैं अदर स्टेट के लोग भी जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ पे आपको एक से लेकर के लगभग जितने भी चैप्टर हैं सभी के क्रमशः एक के बाद एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि जिस बोर्ड में ये चैप्टर 9 नहीं हटा है तो उस चैप्टर के बोर्ड के बच्चे जरूर पढ़ें इस क्वेश्चन को। तो देखिए चैप्टर 9 के यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगाएंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कुक्कुट पालन के बारे में देखेंगे, या हम देखिए मुर्गी पालन बेसिकली इसको हम कहते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश में पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। तो देखिए पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है बेसिकली, यदि हम बात करें दोस्तों कुक्कुट की, अब देखिए इसको बताने के पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में हम कुक्कुटों की जो प्रमुख बीमारी है और बेसिकली जो कुक्कुटों की रानीखेत बीमारी होती है उसके बारे में, उसके लक्षण, उपचार भी देखेंगे साथ ही साथ। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि कुक्कुट पालन की हम बात करें या पोल्ट्री फार्मिंग की, तो देखिए कुक्कुट जो होता है यह बेसिकली एक व्यापारिक शब्द होता है। यह एक व्यापारिक शब्द है जिसके अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के पक्षी यानी कई प्रकार के वर्ड्स जैसे चूजे, इसके अलावा स्वान या हंस तथा गिनी, मुर्गी एवं बतख आदि को शामिल किए जाते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि केवल मुर्गी को ही शामिल किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत, बेसिकली कई यहां पे पक्षियों को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में जो होती है मुर्गी पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर यदि हम मुर्गी पालन की या पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो देखिए मुर्गी पालन के अंतर्गत क्या होता है, यहां पे सबसे पहले इसकी हमको बेसिक समझनी होगी। तो देखिए मुर्गी पालन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है यानी शब्दावली है, तो उसको सबसे पहले हम उसकी कुछ परिभाषिक शब्दावली आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो यदि हम बात करें मुर्गी पालन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, देखिए सबसे पहला वर्ड है चिक्स। चिक्स की यदि बात करें तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई पक्षी अंडे से बाहर निकलने के पश्चात 8 सप्ताह तक की उम्र जो है, तो अंडे से बाहर निकलने के 8 सप्ताह तक की जो उम्र वाली कुक्कुट होते हैं या मुर्गी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, चिक्स कहते हैं। यदि कोई अंडे से मान लीजिए कोई मुर्गी बाहर निकली है तो वो 8 सप्ताह तक की जब तक रहेगी तो उस 8 सप्ताह की उम्र वाले मुर्गी को हम क्या कहते हैं या कुक्कुट को क्या कहते हैं, चिक्स कहते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा वर्ड है ग्रोवर्स। देखिए ग्रोवर्स का मतलब क्या होता है, 8 सप्ताह से अंडा उत्पादन के पूर्व की अवस्था वाले कुक्कुट को क्या कहते हैं, ग्रोवर्स कहते हैं। तो 8 सप्ताह से अंडा उत्पादन के पूर्व की जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुक्कुट को, उस कुक्कुट को हम ग्रोवर्स कहते हैं। वहीं देखिए प्यूलेट्स। प्यूलेट्स क्या होता है, 6 माह से 1.5 वर्ष की आयु वाली मादा को क्या कहते हैं, प्यूलेट कहते हैं। यदि 6 माह से लेकर के 1.5 वर्ष तक की आयु वाली कोई मादा है तो उसको हम प्यूलेट कहते हैं। चलिए हेन की यदि बात करें तो देखिए 1.5 वर्ष से अधिक आयु वाली मादा मुर्गी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेन कहते हैं। तो 1.5 वर्ष से अधिक आयु वाली मादा मुर्गी क्या कहलाती है, हेन कहलाती है। वहीं देखिए यदि हम बात करें काकरेल की, काकरेल क्या होता है, देखिए 6 माह से 1 वर्ष की आयु वाले नरों को क्या कहते हैं, काकरेल कहते हैं। 6 माह से लेकर के 1 वर्ष की आयु वाले जो नर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, काकरेल कहते हैं। अब देखिए यदि काक की बात करें तो देखिए 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले नर कुक्कुट को काक कहते हैं। देखिए यदि 1 वर्ष से अधिक कोई उम्र में जो मुर्गा होता है या काक होता है उसको हम क्या कहते हैं, काक कहते हैं, या बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, मुर्गा। तो देखिए यहां पे क्या है कि 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले नर कुक्कुट जो होते हैं, नर कुक्कुट को ही हम क्या कहते हैं, काक कहते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें भारतीय मुर्गी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो देखिए गैलस डोमेस्टिकस होता है। क्या होता है, गैलस डोमेस्टिकस होता है। गैलस इसके जीनस का नाम होता है और डोमेस्टिकस इसकी स्पीसीज का नाम होता है। वहीं यदि हम बात करें पक्षियों की जो प्रमुख नस्लें होती है तो देखिए पक्षियों की प्रमुख नस्लों को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मुर्गियों की 2 प्रमुख नस्लें होती हैं। देखिए पहला क्या, घरेलू नस्लें, और दूसरा होता है क्या, विदेशी नस्लें। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें घरेलू नस्लों की तो देखिए इसको हम इंडिजीनियस ब्रीड्स भी कहते हैं। देखिए इंडिजीनियस ब्रीड्स का मतलब होता है कि देसी नस्ल वाले पौधे, देसी नस्ल वाले सॉरी यहाँ पे देसी नस्ल वाली जो मुर्गियां होती है, तो देखिए इन्हें देसी नस्ल भी कहते हैं। यानी इन घरेलू नस्ल वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, इनको हम देसी नस्ल वाली मुर्गी भी कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कड़कनाथ, इसके अलावा असील के अलावा घाघस, चीतचोंग और इसके अलावा ब्रह्मा आदि, ये सभी के सभी घरेलू या देसी नस्लें हैं।
इसके बाद देखिए जो विदेशी नस्लें होती है इसको हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं। तो देखिए एक्सोटिक ब्रीड्स का मतलब होता है कि ये विदेश से लाई गई नस्लें हैं, ऐसी नस्लें जिसको हम विदेश से लाए हैं। तो विदेश से लाई हुई नस्लें क्या कहलाती है? एक्सोटिक ब्रीड्स कहलाती है। देखिए ये निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें मेडिटेरियन वर्ग की, तो मेडिटेरियन वर्ग के अंतर्गत देखिए कई सारे आते हैं, जैसे तो देखिए लेगहॉर्न, इसके अलावा मिनोरिका, एनकोना, स्पेनिश, ये सभी के सभी मेडिटेरियन वर्ग के अंतर्गत आने वाली विदेशी नस्लें होती है। वहीं दूसरा वर्ग है अमेरिकन नस्ल। यदि अमेरिकन मूल के वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत भी कई सारी विदेशी नस्लें आती है, जैसे रोड आइसलैंड रेड, इसके अलावा न्यू हैम्पशायर, ये सभी के सभी अमेरिकन वर्ग के अंतर्गत आने वाली विदेशी नस्लें हैं। यूरोपीय वर्ग के अंतर्गत आने वाली नस्लों की बात करें तो ओपिंगटन, तो ओपिंगटन जो होती है यह विदेशी नस्ल है यूरोपीय वर्ग की। तो इस प्रकार यहाँ पे भारतीय मुर्गी जो होती है यह बेसिकली हम कह सकते हैं मुर्गियों की ये प्रमुख नस्लें होती है। तो मुर्गियों की प्रमुख नस्लें दो प्रकार की होती है, घरेलू नस्लें और दूसरी क्या है? विदेशी नस्लें। देखिए इनमें से मिनोरका और एनकोना ये दोनों ऐसी नस्लें हैं, इसके अलावा व्हाइट लेगहॉर्न ये प्रमुख अंडा उत्पादक नस्लें हैं, यानी इनकी नस्लों से प्रमुखता अंडा उत्पादक किया जाता है। एक तो है एनकोना, दूसरा है मिनोरिका और तीसरा है व्हाइट लेगहॉर्न। देखिए ये तीनों ऐसी नस्लें हैं जो कि प्रमुख अंडा उत्पादक नस्लें कहलाती है, यानी इनमें से ज्यादा मात्रा में एक का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है। वहीं यदि बात करें जबकि बाकी सभी नस्लों की यदि हम बात करें तो इन नस्लों का जो उत्पादन है, ये प्रोडक्शन है, वो मांस के लिए किया जाता है, यानी इन नस्लों को केवल मांस के लिए पाला जाता है। तो इसके अलावा मिनोरिका, एनकोना और व्हाइट लेगहॉर्न ये प्रमुख अंडा उत्पादक नस्लें होती है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें कुक्कुट पालन का महत्व क्या है। देखिए कुक्कुट पालन से हमें क्या क्या लाभ भी हो सकते हैं बेसिकली, और इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे। तो देखिए कुक्कुट पालन का महत्व यदि हम देखें तो देखिए मुर्गी पालन से हमें मांस तो प्राप्त होता है। अब इसके अलावा मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ कुक्कुटों का मांस जो होता है वो प्रोटीन, खनिज तत्वों एवं मुख्यतः इसमें क्या होता है लोहा या आयरन एवं इसके अलावा फास्फोरस का भी प्रमुख स्रोत होता है। तो कुक्कुटों का जो मांस होता है बेसिकली प्रोटीन, खनिज स्रोतों और इसके अलावा आयरन, फास्फोरस के लिए भी प्रमुख स्रोत होता है। तो इस प्रकार से कुक्कुट पालन का विशेष महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है दूसरा, देखिए मुर्गी पालन से जंतु प्रोटीन, खनिज तत्व, वसा एवं विटामिन ए, बी एवं डी से भरपूर अंडे प्राप्त किए जाते हैं। यानी इन मुर्गियों से ऐसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं जिसमें विटामिन ए, बी एवं डी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें तो मुर्गी पालन से क्या होता है, मुर्गी पालन से लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये तो सबसे बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे लोगों की जीविका भी आश्रित है। तो मुर्गी पालन से लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा यदि हम पंख की बात करें, फीदर्स की बात करें, तो देखिए पंख से क्या होता है, कुक्कुटों का जो पंख होता है, आप लोग ग्रामीण में या कि आप लोगों ने हर जगह देखा होगा जो चिड़िया बल्ला आता है, जिसमें से जो चिड़िया होती है या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शटल कॉक, तो शटल कॉक जो होती है इसका बनाने में भी विशेष रूप से पंख का उपयोग किया जाता है। तो पक्षियों का पंख या कुक्कुटों का पंख इसके लिए यूजफुल होता है, किसके लिए, शटल कॉक बनाने के लिए, यानी जो चिड़िया बल्ला होता है या बैडमिंटन होता है उसकी जो चिड़िया होती है उसको बनाने के लिए, यानी शटल कॉक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पंख का उपयोग किया जाता है पक्षियों के। यदि उर्वरक की बात करें तो देखिए कुक्कुटों से हमें कई प्रकार की अच्छी किस्म की खाद्य भी प्राप्त होती है। तो कुक्कुटों के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं उसका उपयोग बेसिकली खाद्य के रूप में भी होता है। तो कुक्कुटों से हमें काफी अच्छी किस्म की खाद्य भी प्राप्त होती है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे बात करें कुक्कुटों के प्रमुख रोग की, तो देखिए कुक्कुटों में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए कुक्कुटों में जो बेसिकली रोग होते हैं, इसमें से सबसे पहला रोग है जीवाणु जनित रोग। देखिए जीवाणु जनित रोग जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे यदि हम एग्जांपल देखें तो कॉलरा हो गया, टाइफाइड, कोराइजा आदि, ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं कुक्कुटों में। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो विषाणु जनित रोग होते हैं, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे रानीखेत रोग, फाउल चेचक, वर्ड फ्लू, इसके अलावा श्वसन रोग, ये सभी के सभी विषाणु जनित यानी वायरस जनित होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि कवक के द्वारा भी संक्रमित होते हैं, जैसे देखिए एस्परजिलोसिस और माइकोसिस, ये दोनों ऐसे रोग हैं जो कि कवक के द्वारा भी संचरित होते हैं। तो इस प्रकार से यदि कुक्कुट पालन की विशेषता बात की जाए तो इसमें जो मुर्गी पालन होता है इसकी कई सारे हमने शब्दावली देखी, साथ ही साथ हमने कुक्कुट पालन का जो भी महत्व होता है उसके बारे में देखा।
कुक्कुटों की जो प्रमुख नस्लें होती है उसके बारे में हमने बेसिक देखा। इसके अलावा कुक्कुटों के जो प्रमुख रोग होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए आगे की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि कुक्कुटों में जो रानीखेत रोग होता है, तो कुक्कुटों में रानीखेत रोग कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके संचरण के उपाय क्या कर सकते हैं, या हम उसको नियंत्रित करने के क्या उपाय कर सकते हैं, या नियंत्रण रोकथाम उसका क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।